नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार सहित सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक अपने अनुभव के एक ऐसी अनुभव सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूं जिसमें किसी गुलदार ने सिर्फ 14 दिन में 5 बच्चों का शिकार कर लिया था। और यह गुलदार कैसे इंसान की गलती के कारण आदमखोर बना, इसके बारे में इस पे विस्तृत से आपके सामने मैं रखूँगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये घटना 2004 की है, जब उत्तरकाशी में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था। 31 दिसंबर 2003 को मैं अपने कार्यालय गोपेश्वर में बैठा था। उस समय मैं जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर गोपेश्वर में कार्यरत था। तभी मुझे डीएफओ उत्तरकाशी का फ़ोन आता है कि रावत, हमारे यहाँ उत्तरकाशी में 7 दिन में 2 बच्चों को आदमखोर मार चुका है और जो हमारे पास जो शिकारी थे वो शिकारी दल वापस चले गया है। आप तुरंत यहाँ पहुँचे और हमें इस आदमखोर से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। उस समय मेरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री महावीर मिश्र जी थे, जो इस समय अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक देहरादून में कार्यरत है। उन्होंने उसी समय जब मुझे फैक्स द्वारा आदेश मिला तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, रावत जाइए, यह एक नेक कार्य है और आप अभी कार्यमुक्त होकर वहाँ के लिए जाइए। क्योंकि मैं मिश्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पहली सीढ़ी चढ़ने में उन्होंने मेरी सहायता की और आज मैं 55 आदमखोर नरभक्षी बाघ व तेंदुओं को मार चुका हूं। इसमें किसी न किसी का हाथ होता है, इसलिए मैं महावीर मिश्र जी को भी धन्यवाद करता हूं इस चीज़ के लिए। दोस्तों, मैं क्योंकि मेरा जो सामान था वो, मैं रहने वाला गैरसैंण का हूं, मेरा सामान पूरा गैरसैंण में था, इसलिए मैं उसी समय गाड़ी में बैठा और गैरसैंण की ओर रवाना हो गया। तथा मैंने फ़ोन द्वारा अपने साथियों को अवगत करवाया कि कल सुबह उत्तरकाशी आदमखोर मारने के लिए जाना है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। मेरे 2 साथी हरी सिंह और श्याम सिंह दोनों इस समय भगवान को प्यारे हो गए। मैं उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं। वो लोग इस समय मेरे साथ नहीं हैं। तो वो दोनों तैयार हो गए और जब मैं शाम को घर पहुंचा तो हमने अपना सामान एकत्रित किया और एक प्राइवेट टैक्सी कल सुबह 4 बजे के लिए उत्तरकाशी जो हमको ले जाएगी उससे तैयार किया। 2004 नए साल का पहला दिन था, परंतु हम लोग उत्तरकाशी के लिए मूव कर रहे थे। हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ से चल दिए थे, यहाँ से कणप्याग से श्रीनगर, श्रीनगर से टेहरी। उस समय टेहरी जो पुरानी टेहरी थी वो डूबी नहीं थी, अतः बांध के किनारे किनारे चलते हुए हम लोग लगभग शाम को 5 बजे के लगभग धरासू रेंज ऑफिस कार्यालय पहुँच गए थे। रेंज ऑफिस कार्यालय पहुँचकर सबसे पहले हमने उनसे विचार विमर्श किया कि ये लेपर्ड की घटनाएं कहाँ हैं। उन्होंने कहा, ठीक है रावत जी, उस समय पंचोली जी रेंजर साहब थे वहाँ पे। रेंजर साहब ने कहा, रावत जी आप लोगों का बंदोबस्त हमने रहने का उसी साइड में कर रखा है जहाँ आदमखोर ने 2 बच्चों को निवाला बनाया था। ये ब्रह्मखाल की पे जो घटनाएँ हैं वो ब्रह्मखाल पे हुई है। ब्रह्मखाल धरासू से यमुनोत्री मार्ग पे पड़ता है, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने हमें अपनी गाड़ी से बिठवाया और उसके बाद वो ब्रह्मखाल होते हुए हमें ब्रह्मखाल से 10 किलोमीटर दूर सिलक्यारा जो वहाँ उनका वन चौकी थी उसी के बगल पे फॉरेस्ट वो ये उसका PWD का जो रेस्ट हाउस था उस पर उन्होंने हमारी व्यवस्था की थी और हम वहाँ पहुँचे लगभग 7 बजे के लगभग। अंधेरा हो चुका था, जाड़ों के दिन थे। सिलक्यारा का मतलब गढ़वाली में सिलक्यारा का मतलब होता है जहाँ धूप नहीं निकलती है वो एरिया। तो वहाँ धूप बहुत कम निकलती थी और वही जनवरी का मौसम था, जाड़ों से बुरे हाल थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने अपने रहने का बंदोबस्त किया और उसके बाद खाने के लिए वहीं पे वन विभाग की चौकी पे हमारा खाना बन रहा था। तो हम लोग थके हुए थे, इसलिए उस रात हमने आराम किया और हम लोग सो गए। सुबह हम लोग जल्दी उठे। जल्दी उठने पर हमने देखा, यार सबसे पहले तो हम लोग जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र में जाएं और देखें उस प्रभावित क्षेत्र को कि वहाँ कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ उसने 2 बच्चों को किल किया है। तो हमने देखा ब्रह्मखाल से सिलक्यारा की और 5 किलोमीटर दूर एक गांव रोड के नीचे है, वो भी अकेली मकान है और मकान के बगल पे एक टीला था जिस टीला में लेंटिना की पूरी झाड़ियाँ थी।
तो उन्होंने कहा कि पहले बच्ची को यहीं से भाग ले गया था। जो हम वहाँ नीचे उसके माता पिता से मिले तो उन्होंने बताया कि हम शाम का खाना बना रहे थे, उनकी जो रसोई थी वो मकान से थोड़ा दूरी पे बनी हुई थी, कच्ची रसोई थी। तो बच्ची वहाँ पे मतलब जहाँ उनके जो मकान पक्की मकान से रसोई में जा रही थी। जो वो रसोई की ओर बढ़ी तो मेरे को संभवतः ऐसा लगा कि गुलदार जो पहले से उस टीले पे बैठा हुआ था, और टीले क्योंकि लेंटीना की झाड़ी थी इसलिए टीले से गुलदार को किसी ने देखा नहीं, और जब उसने देखा कि बच्ची अकेली बाहर निकल रही है तो वो तुरंत आया और उसने झपटा मारा और बच्ची को उठा के ले गया। उसके बाद बच्ची को उठाने के बाद लोगों ने खोजबीन की तो उसी टीले के बगल पे ही बच्ची को छोड़ के भाग गया था। तो ये उसका पहला शिकार था, और आदम जो उत्तरकाशी का जो आदमखोर था वो आरंभ हो चुका था। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि दूसरा जो किल इसके द्वारा जो किल किया गया वो ठीक ब्रह्मखाल बाजार से 1 किलोमीटर आगे किया गया। वहाँ पे एक नेपाली बच्चा था जो लगभग 12-13 साल का था। वो शाम को दुकान से कुछ सब्जी हब्जी लेने आया था और सब्जी हब्जी लेके अपना घर जा रहा था। उसका घर क्योंकि उसके माता पिता वहाँ पे कार्य करते होंगे, नेपाली मूल का था इसलिए वो लेबरगिरी करते होंगे। जब वो वहाँ पहुँच रहा था तो उससे लगभग 200 मीटर पहले ही गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, और हमला किया तो चिल्लाने के बाद लोग इकट्ठा हुए तो उसको घायल करके गुलदार छोड़ गया था। तो वो फटाफट उसको उठा के जो हॉस्पिटल ले गए तो बच्चे ने दम तोड़ दिया। और ये इस गुलदार की दूसरी घटनाएं थी। तो हमने देखा इसके बीच जो एरिया था वो एरिया ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 5 किलोमीटर था। और हमने उनसे ये पूछा था कि आपके पास क्या इसके ट्रेस हैं या कोई भी इसके पग चिन्ह, तो उनके द्वारा हमको पेरिसो प्लास्टर पे लिए गए कुछ निशान दिखाई दिए, परंतु वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे थे। इसलिए हमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये मेल है या फीमेल है, बड़ा कितना है। परंतु मैं ये लगा रहा था अपने अनुभव के हिसाब पे, यदि ये फीमेल होगी तो इसका 5 किलोमीटर का रेडियस यहीं पे है, क्योंकि इसने जो दोनों घटनाओं के बीच 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो है इतना। एक फीमेल अक्सर कार्य कर लेती है, और यदि मेल है तो मेल बहुत लंबा चलेगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए। दोपहर का खाने के बाद हम लोग शाम को पैदल जो गाड़ी उनके जो गाड़ी थी वो पैदल रास्ते के ऊपर जो एक रूट जा रही थी उस रूट पे हम लोगों ने उससे सर्च किया। तो सर्च किया तो देखा हमने कि वहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, केवल शियार या रेड फॉक्स की रात को दिखाई दे रही थी। अब हमारे पास न तो उसके पग चिन्ह थे, न हमारे पास उसका कोई इस प्रकार का आंकड़ा था कि हम अनुमान लगा सकें कि ये लेपर्ड यही है। फिर जब हमारे पास इस प्रकार का कोई चारा नहीं तो हम लोगों ने एक चीज़ सोचा, क्यों ना सबसे पहले देखें कि इस क्षेत्र में लेपर्ड कितने हैं, और पहले उन लेपर्डों के पग चिन्ह या उनके शरीर का अंदाज़ा तो लगा ले, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा लेपर्ड बाद में आदमखोर हुआ है। तो इसके लिए हमने देखा कि एक जो सिलक्यारा से एक नहर जाती थी ब्रह्मखाल के लिए, जो पूरी 10 किलोमीटर थी। तो लगभग 3 तारीख सुबह हम लोग 8 बजे उठे और उस नहर के किनारे किनारे चलकर हम 10 किलोमीटर ब्रह्मखाल तक पहुँचे, जिस पर हमने देखा कि बहुत पुराने लेपर्डों के लगातार चलने के निशान थे, उनकी क्रैश थी और वो चले भी थे, वो परमानेंट लेपर्ड वहाँ के थे। परंतु जो एकदम नया लेपर्ड यानी 10 या 15 दिन पहले उस पर कोई भी लेपर्ड नहीं चला हुआ था। इसलिए हम बड़े आश्चर्य में थे कि यार ये कैसे हो गया होगा, कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था कि इतने बड़े 10 किलोमीटर एरिया पे हम लोग चल रहे हैं और अभी तक हमको एक भी लेपर्ड के न तो क्रैश दिख रही है न उसके नए निशान दिख रहे हैं। तो एक ये अजमस्का था। फिर भी हम लोग वहाँ से ब्रह्मखाल पहुँचे। ब्रह्मखाल के बाद हम लोग फिर गाड़ी से अपने कैंप सिलक्यारा वापस आ गए थे। दोस्तों ये 4 जनवरी 2004 की बात है। हमें सुबह खबर मिली कि सिलक्यारा से केवल 2 किलोमीटर दूर रोड के नीचे एक मकान है, जिस पे कल रात एक गुलदार ने एक कुत्ते पे अटैक किया है और कुत्ता घायल है। हम फटाफट वहाँ पहुँचे। हमने देखा वास्तव में गुलदार ने उस कुत्ते को बुरी तरह से घायल किया था। फिर हम सोच रहे थे जब इसके गले पे दांतों के निशान है तो ये कैसे छूट गया होगा। तब हमें पता चला कि इसके यहाँ एक दूसरा कुत्ता था, दोनों वो कुत्ता भी गुलदार पे भिड़ा, इसलिए गुलदार ने उसको छोड़कर भाग गया था और वो लगभग मरने की अवस्था में था। तो हमने शाम फटाफट वहाँ पे मचान बनाई और हमने उस आदमी को कहा कि आप ऐसा करो कि ये कुत्ता वैसे भी मरने वाला है, इसको थोड़ा आप जहाँ पे हम मचान बना रहे हैं यहाँ पे बांध दो।
तो उसने वो तैयार हो गया। जबकि उत्तरकाशी में कुत्तों को छानू छानू के नाम से पुकारा जाता है। पहले तो हम समझे नहीं कि छानू किसको कह रहे, बाद में पता चला कि ये कुत्ते को छानू कहते हैं। तो हम उसमें खाना खाने के बाद जल्दी ही, मतलब शाम 6 बजे के लगभग हम लोग उस मचान पे बैठ गए थे। और जो अंधेरा होने लगा तो हमने सोचा कि अब ये गुलदार ने जो कल रात कुत्ते को घायल किया है तो जरूर ये अवश्य ही इस पे लौटेगा। परंतु रात 1 बज गई, तब तक ये कुत्ते पे गुलदार आया नहीं। और जो कुत्ता बिल्कुल मरणासन अवस्था में था, क्योंकि उसके बाद उसको कमरे के अंदर बंद हो गया था, तो कमरे के अंदर उसके कीटाणु जो थे वो बहुत सक्रिय हो गए थे, इसलिए वो एकदम मरणासन अवस्था में था। परंतु जब वो ठंडे में बाहर रहा तो उसके कीटाणु मर गए और वो कुत्ता बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े होने लग गया। हमने बोला चलो गुलदार तो नहीं आया, कम से कम ये कुत्ता तो जिंदा हो गया। और उसके बाद वो कुत्ता हमने उसके मालिक को सौंप दिया और हम वहाँ से लौट कर रात को अपने कमरे में आ गए। जब हम सुबह उठे तो हमें फ़ोन द्वारा बताया गया कि यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर धरासू बैंड से 3 किलोमीटर आगे और 3 किलोमीटर पैदल कोई पजियान गांव है, वहाँ किसी बच्चे को गुलदार द्वारा मारा गया है। आप लोग अपना सामान समेटकर तुरंत धरासू पहुँचे। और हमने अपना सामान जिप्सी में रखा और हम लोग धरासू के लिए चल दिए। जब हम धरासू पहुंचे तो उससे 5 किलोमीटर दूर डुंडा है। तो जब हम डुंडा पे पहुंचे तो जब देखा हमने कि लोग उस बच्चे के शव को लेकर पूरे एकदम बहुत हजारों की संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं और गुलदार को मारने के लिए जंगलात वालों पे एकदम प्रेशर बना रहे हैं। तो हमें पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला कि जो दूसरा एरिया जो पजान गांव है वो तो भागीरथी के दूसरी ओर है, इसलिए ये लोग उस आदमखोर को मारने के लिए परमिट के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तो उस आंदोलन में हम भी फंसे रहे। शाम 6 बज गए, तब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद 6 बजे वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इन्हें आदमखोर उस गुलदार को दूसरा समझकर उस गुलदार को भी आदमखोर घोषित कर दिया गया। तब जाके जाम खुला और हम लोग वहाँ से चले। 7:30 बजे लगभग हम उसके रोड पर पहुँचे वहाँ पजान गाँव की, और वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल पजान गाँव पहुँचे। पजान गाँव पहुँचने पर हमने देखा, फटाफट हमने लाइट और केवल राइफल है लाइट ही हम ले गए थे, बाकी हम गाड़ी में ही छोड़ गए थे, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर था, इतने दूर तक कौन कैरी करेगा। इसलिए हम लोग केवल लाइट और राइफल के लेके ही वहाँ गए थे। तो हमने उसके चारों ओर देखा तो हमने पूछा यार वो बच्चा कहाँ से उठाया था। तब पता चला हमें कि उसकी माँ धान कूट रही थी। जो हमारे पास पहाड़ों में मकान होता है, मकान का जो चौक या आंगन होता है पत्थरों से होता है, उसमें ओखली बनाई जाती है। ओखली में धान कूट रही थी और वो छोटा बच्चा जो 5 साल का था वो उसमें अपने माँ के वहाँ पे खेल कर रहा था। परंतु उस जो जहाँ पे वो धान कूट रही थी उसके बगल पे एक नाला था, जो उस समय सूखा हुआ था। तो उस नाले में लेपर्ड शायद पहले से रहा। उसने देखा कि बच्चा खेल रहा है और इसकी माँ का ध्यान इसकी ओर है नहीं, और तुरंत वो ऊपर आया और उसने बच्चे को उठा के ले गया। तब तक हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ जब पहुँचे तो वो बच्चे को छोड़ के भाग गया था। तो वो बच्चा उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने देखा उसके बाद, तो रात को हमने थोड़ा सर्च किया, उसके बाद लेट हो गई थी। तो हम लोग उस समय आराम करने पे उनके गांव वालों से वो किया, तो उन्होंने एक कमरा हमें दे दिया और उस कमरे में बैठकर हम लोग आराम करने लग गए। जब हम सुबह जल्दी उठे, सुबह हमने उन जो भी रास्ते जंगल से आ रहे थे उन रास्तों को चेक करना शुरू कर दिया। हमने चारों ओर के जितने भी रास्ते थे, हमें भी ये था कि शायद ब्रह्मखाल का आदमखोर दूसरा है, क्योंकि ये 35 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर 41 किलोमीटर दूर हो रहा था। क्या पता कोई दूसरा है। परंतु मैं इससे पहले भी ऐसे आदमखोर मार चुका था, तो बहुत 25-25 किलोमीटर दूर वारदात कर रहे थे। तो मन में संशय था कि हो सकता है ये भी हो। परंतु हम फिलहाल जैसे दूसरा परमिट जारी हुआ तो हमने सोचा चलो उसकी रणनीति पे ही काम कर ले, क्योंकि ये नया आदमखोर है तो ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा। जब हमने उनके रास्तों को चेक करना शुरू किया तो हमने देखा कि उन रास्तों पे कोई भी आदमखोर, कोई भी लेपर्ड जो है वो नया नहीं है, बल्कि जो परमानेंट लेपर्ड वहाँ चल रहे थे, जो पहले से क्रैश दे रहे थे, महीने के थे, 15 दिन के थे, अब वो वाले क्रैश तो उन पे दिख रहे थे, परंतु नए क्रैश, एक भी क्रैश नया नहीं था।
उससे हम लोग बहुत चिंतित हो गए, यार यहाँ तो बिल्कुल ही लपेट होके क्रैश जो है वो बिल्कुल नए नए हैं, क्या ये गुलदार नया बाहर से आया है? यही समझ के हम लोग दूसरे दिन हमने लगभग 6 तारीख को सर्च किया और 7 तारीख को हमने जो SDO साहब थे, सिंह साहब, उन्होंने हमें बताया कि रावत मैं फोल्ट में जहाँ फॉरेस्ट का बंगला है वहाँ मैंने इस लेपर्ड को देखा है और बहुत नज़दीकी देखा है और मेरे को विश्वास है कि वही लेपर्ड था। तो उन्होंने कहा कि आज आप लोग ऐसा करो कि पजान गांव में मचान न बनाकर आप लोग पेट्रोलिंग करो फोल्ट तक, और क्या पता ये दिख जाए, क्योंकि फोल्ट एक जगह का नाम है जो पजान गांव और चौरंगी खाल के बीच में है, जहाँ पे फॉरेस्ट का वन विभाग का बंगला भी है और उनकी वन चौकी भी है। तो हम लोग 4 बजे रोड पे पहुंचे, रोड पे जिप्सी खड़ी थी, हमारा सामान भी उसी में था और हमने वहाँ से रात को पूरी रात लाइटिंग से चारों ओर उससे यहाँ तक कि चौरंगी खाल तक हम लोगों ने सर्च किया, परंतु हमें कोई लेपर्ड का निशान तक नहीं दिखाई दिया। फिर रात को हम वापस आए, लगभग सुबह 3-4 बजे हम लोग फिर वापस 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पजान गांव पहुँच गए। जब हम पजान गांव पहुँचे तो उसके बाद तब क्या था, हम तो थके हुए थे क्योंकि पूरी रात हम चल रहे थे, तो हम लोगों ने मुँह हाथ धोया और नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग सो गए। जब दिन में हम उठे तो हमने फिर तो एक राउंड पूरे गांव का, उसके आने वाले रास्तों का उसको चेक किया, तो हमें कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि कोई नया लेपर्ड इस पे चल ही नहीं रहा था। उस दिन हमने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं कि आज हम लोग ऐसा करते हैं, एक बकरे को थोड़ा गांव से हटकर बांधते हैं और उस पर रात लगभग 12 बजे के लगभग तक बैठेंगे, देखते हैं क्या लेपर्ड, जो लेपर्ड और भी लेपर्ड हो गए कम से कम उन्हें पता तो चले हम कि यहाँ और कितने लेपर्ड है, या कोई लेपर्ड अपना एक्शन दिखाता है या नहीं आता है, बकरी पे आता है नहीं आता है। इसको ट्राई करने के लिए हम लोगों ने शाम 6 बजे एक बकरे को बांध दिया और उस पे एक हल्के से एक अखरोट के पेड़ पर मचान बना दी, बाकी चारों ओर से घास था, घास के अंदर हम लोग बैठ गए। रात जब 12 बज गए तो बकरा भी पहले तो जोर जोर आवाज से चिल्ला रहा था, बाद में उसने भी अपने पाँव से खड्डा खोदना शुरू किया और उसमें बैठ गया और आराम से सोने लग गया। तो फिर हम समझ गए कि जब बकरा आराम से सो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, तो इसका मतलब इस एरिया पे भी लेपर्ड बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो लेपर्ड यहाँ के होंगे उनके पास बहुत लंबा एरिया होगा, इसलिए वो कभी यहाँ कभी और जगह चल रहे होंगे। इसलिए हम 12 बजे वापस उतरे और हम बकरे को जहाँ से हम बकरा लाए थे उनकी गौशाला पे बांध के आ गए। और जो हम नीचे अपने जहाँ पे हमारी व्यवस्था की गई थी उस मकान पे जब आ रहे थे तो हमने देखा यार कि जहाँ रोड से कुछ लाइटें आ रही है, तो हम चौंक हो गए कि वहाँ से लाइटें क्यों आ रही हैं। तो हमें ये शक होने लग गया कि आज कोई ना कोई घटना घट गई है। तब तक हम खाना हमने शुरू किया, तब तक फॉरेस्ट वाले पहुंच गए। बोला यार यहाँ से तो कम से कम 40 किलोमीटर दूर एक थलन एक बस्ती है, वहाँ पे आदमखोर ने एक बच्ची को शाम 6 बजे के लगभग उठा लिया है, तो आप लोग फटाफट तैयार हो और चले। तो हमारे पास तैयार होने के लिए तो कुछ नहीं था, बाकी सामान हमारा सारा जिप्सी पे था और हमारे पास एक राइफल और सर्च लाइटें थे। हमने सर्च लाइट और राइफल उठाई और हम तीनों के तीनों, जो दो, एक मैं और 2 मेरे साथी, एक फॉरेस्ट वाला हमारे साथ था, और चल दिए। वहाँ से हम लोग जिप्सी पे पहुँचे, जिप्सी में बैठे और उसके बाद वो हमको फोल्ट होते हुए चौरंगी खाल से थलन ले गए। थलन जब हम वहाँ पहुँचे, थलन में लगभग हमको उस समय रात के 2 बज रहे होंगे। जब हम 2 बजे के लगभग थलन पहुँचे तो पूरा गांव सोया हुआ था। रोड के नीचे, रोड से लगा हुआ गांव है, रोड के नीचे कोई एक मकान था। हम लोग वहाँ पे गए, उसके दरवाजे को हमने खटखटाया और पूछा यार यहाँ हमें एक सूचना मिली है कि बाघ ने कोई बच्ची को यहाँ मारा है। बोला हाँ मारा है। बोला कहाँ है? बोला कि जो ये बगल वाला मकान है इस पे कोई बच्ची को उठाया है। हमने फिर उस मकान के दरवाजे को खटखटाया तो वो लोग बाहर आए। हमने उनको पूछा किसी बच्ची को बाघ ले गया? बोला हाँ हमारी बच्ची को बाघ ले गया। मैंने उनको बोला यार आप लोग दरवाजे बंद करके सो रहे? बोले साहब अभी तक तो हम 6 बजे से लेकर अभी तक ढूंढ रहे थे, अभी हम वापस आए हैं और बच्ची हमको मिली नहीं। तो हमारे पास 2 सर्च लाइटें थी, मैंने फटाफट 2 सर्च लाइटें, 2 हमारे जो मेरे साथ लड़के गए थे, एक लाइट उनको दे दी, एक लाइट के साथ मैं एक फॉरेस्ट वाले के साथ चलने लगा, 1-2 और हमारे साथ इकट्ठा हो गए। हमने उनको पूछा कि आप लोग किस साइड को, आपने देखा होगा कि बच्ची को किस साइड को ले गया? तो उन्होंने जैसे ये मकाने थे उसके नीचे वाले जो खेत थे उनकी ओर इशारा किया, इस ओर ले गया। तो हम फटाफट
उस ओर चल दिए। तो मैं लाइट मार रहा था, ऐसे ही पूरे सारे लोग जो हमारे साथी थे को लंबी लंबी लाइट मार रहे थे, और मैंने लाइट जो फॉरेस्ट वाले को दी थी वो भी लाइट मार रहा था, परंतु वो लाइट ऐसा लगा रहा था जैसे टॉर्च से किसी चीज को चेक कर रहा है। यार मैंने बोला ऐसे में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमको इस समय लेपर्ड यही होगा, तो हमको किसी भी प्रकार से उसकी आंखें चमकानी बहुत जरूरी है। यदि वो उसकी आंखों पे लाइट पड़ जाए तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हमें पता चल जाएगा लेपर्ड फलानी जगह पे है। तो मैंने उसको अपनी राइफल पकड़ा दी और लाइट हमने अपने पास ले ली, क्योंकि लाइट का हिलाने पे लाइट को मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जब लाइट मूवमेंट करेगी तभी लेपर्ड उसकी ओर देखता है। तो जो मैं लाइट मूवमेंट करके चला रहा था, तो लगभग हम वहां से 50 या 100 गज नीचे पहुंच गए थे। तो जब ऐसी लाइट चमका रहा था तो गांव की ओर खेतों के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो यूं लाइट चमकाते चमकाते मेरी लाइट उस पत्थर के ऊपर पड़ी, तब तक उस पत्थर से 2 आंखें चमकने लग गई। और मैं बोला लेपर्ड तो ऊपर बैठा हुआ है और हम लोग तो यहाँ हैं। तो वो लेपर्ड क्या किया था, जब तक ये बच्चे को गांव वाले भी ढूंढ रहे होंगे, ये लेपर्ड उस पत्थर के ऊपर बैठ गया था और उस पत्थर के ऊपर से वो सारे लोगों की पूरी कार्रवाई को देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या उसने जहाँ अपने शिकार को छोड़ा होगा या जहाँ छुपाया होगा उसको भी ऊपर से रेखी कर रहा था कि ये वहां तक पहुंचते नहीं पहुंचते। तो मैंने फटक से फॉरेस्ट वाले को बोला, अरे इधर आया। मैंने बोला ये लाइट पकड़ और इस लाइट को इस पत्थर के ऊपर मारना। तो जो उसने लाइट मारी मैंने एम किया, एम करते ही जो मैंने एम ऊपर को किया तो लेपर्ड की आंखें रिफ्लेक्ट कर किया और उसके बाद वो एकदम पलट के उसने पत्थर से पली तरफ को जंप ले लिया। तो हम फटाफट फटाफट वहां से ऊपर चढ़े और पत्थर के दूसरी ओर पहुंचे। दूसरी ओर से मैंने लाइट मारी तो ऊपर, क्योंकि ऊपर उस पत्थर के दूसरी ओर तो गांव आ गया था, नीचे को खेत थे, चारों ओर मैंने उसके इधर उधर देखा तो हमें लेपर्ड दिखाई नहीं दिया। मैंने बोला इतनी जल्दी तो भाग तो नहीं सकता है, परंतु है कहाँ है। उसके बाद तब मैंने फॉरेस्ट वाले को हटा के, जो अपने साथी थे वो भी मेरे साथ आ गए थे। तो क्योंकि उनको लाइट मारने का एक्सपीरियंस था, वो लोग लाइट के अनुभव, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव था क्योंकि वो लगातार हमारे साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने लाइट मारना शुरू किया। जब उन्होंने लाइट मारा तब देखा कि वो हमसे कम से कम 50 मीटर नीचे खेत के आड़ पे बैठा हुआ है। तो जो उन्होंने लाइट मारी उन्होंने मेरे को इशारा किया कि यहाँ ही बैठा हुआ है। मैंने जो एम किया तो लेपर्ड मेरे फायर करने से पहले उठा और जो खेत थे, क्योंकि वहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ऐसे सीढ़ी नुमा, उसके बिल्कुल आड़ लेते हुए निकल गया। फिर और जाकर हम और नीचे गए तो हमने देखा कि वो हमसे कम से कम और 50 मीटर दूर जाकर फिर वो एक खेत के किनारे पे बैठ गया। तो फिर हमने जो लाइट मारी फिर उसकी आंखें रिफ्लेक्ट करने लगी, तो हमें देखा रही ये यहाँ बैठा हुआ। जो मैं टेलीस्कोप से उसको देख रहा था, टेलीस्कोप से फायर करने को तैयार हुआ, वो फिर खेत की आड़ ले लिया। इसी प्रकार से लगातार लगभग आधा घंटे तक उसकी हमारी ये जो आंख बिचौली है ये चलती रही और इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर चलता गया। उसके बाद नीचे एक नाला था और जब लगभग अब रात खुलने वाली थी, लगभग इतना टाइम हो गया था, तो उसके बाद वो लेपर्ड नाले से पार की ओर निकला। जब वहाँ कुत्ते भौंकने लगे तो मैंने फट से उनको बता दिया, अरे यार ये तो निकल गया है अब, क्योंकि वहाँ कुत्ते जो कॉल दे रहे हैं उसका मतलब लेपर्ड उस गांव से चलने लग गया है। और वो उसकी गंध को, क्योंकि कुत्ते बहुत जल्दी, जो वहाँ के जो भोटिया कुत्ते होते हैं या जो बड़े कुत्ते होते हैं, वो लेपर्ड की गंध को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो उन्होंने फटक से समझ लिया कि लेपर्ड आ गया है, तो वो भौंकना शुरू हो गए थे। तो मैंने बोला वो लेपर्ड तो निकल गया है। उसके बाद हम लोग वापस आए तो फिर हम बहुत डाउन चले गए थे, लगभग 200-300 गज डाउन पहुंच गए थे। फिर ऊपर आए, उसके बाद धीरे धीरे रात खुल गई। तो सबसे पहले तो हमें ये था कि आज जो ये खेतों में था, जो लेपर्ड, इस खेतों में कहीं कहीं हल लगा हुआ था और कहीं पानी था। तो आज हमें एक तो लेपर्ड तो हमने पूरे आंखों से देख लिया था ये कितना बड़ा है, क्योंकि उससे लग रहा था कि बहुत बड़ा लेपर्ड है और इसकी एज भी लगभग ऐसा लग रहा था कि 12 या 14 साल के बीच की इसकी एज है। फिर हमें आज उसके पग चिन्ह भी बहुत क्लियर मिलने थे। तो जो रात खुली तो हमने फटाफट उन पग चिन्हों को टेस्ट किया, पेरिस और प्लास्टर में लाए और उससे भी उसके पग चिन्ह हमने ले लिए। उसके बाद अब पग चिन्ह और वो चीज, उसका जो शरीर था वो हम देख चुके थे, हमको क्लियर था कि कितना बड़ा लेपर्ड है। फिर क्योंकि हम रात भर के सोए हुए नहीं थे, जो रात खुली तो उसी पे बगल पे एक मकान वाला था, उसने देख लिया था अरे लोग रात भर वहां से चले हुए हैं और रात भर ये यहाँ सर्च कर रहे थे।
तो उन्हें हमें बताया कि आप लोग आराम करोगे तो यहाँ मकान पे आ जाना। तो सबसे पहले तो हमको बॉडी खोजना था, तो हमने जो चारों ओर जब रात खुल गई उसके बाद चारों ओर कुछ लोग इधर से गए, कुछ इधर देखा हमने, तो तब हमने देखा कि जिस पत्थर पे वो बैठा था उस पत्थर से 100 गज दूर उसने खेत के किनारे एक पेड़ की आड़ पे बॉडी को रखा हुआ था और ऊपर से उसकी रेखी कर रहा था। तब हमको जो बॉडी मिली हमने उनको बताया कि ये बॉडी है और हम लोग सोए नहीं है, तो हम लोग सोने चले गए। फिर हम लोग सो गए। तब हम सोए तो उसके बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने जो भी अपनी कार्रवाई होती वो कर रहे थे। तो गांव वालों ने उनको बोला कि नहीं, आज बॉडी ऐसा करेंगे, इस बॉडी को आज यहीं रहने दो, और क्योंकि लपड़ जो है बॉडी पे मारा जाएगा। अब मैं ये समझ गया था कि जब ये इसने एक घटना पजान गांव की थी तो वहां से वो कम से कम 41 किलोमीटर चला था। अब ये दूसरी घटना 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हो रही थी। तो मैं समझ गया था कि ये लेपर्ड नया नहीं है, बल्कि ये लेपर्ड ब्रह्मखाल से चला हुआ लेपर्ड है, जो 2 किल पहले कर चुका है और 2 ये अब कर चुका है, यानी ये 4 किल कर चुका है अभी तक। अब हमें निश्चित हो गया था कि ये और कोई लेपर्ड नहीं, वही लेपर्ड है। तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे, मैं तो सोया हुआ था, तो हमारे साथ साथी था वो गया, तो उन लोगों ने वहाँ पे एक खड्ड खोदा, कम से कम 4 फीट गहरा खड्ड खोदा, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल करवाया। मैं गया वहाँ, तो उन्होंने बोला रावत ऐसा है, आप हमारे साथ बैठो। और मैंने उनको ही पूछा ये खड्ड किस लिए है? बोला हम इसके अंदर बैठेंगे और बॉडी यहाँ पे रहेगी और लेपर्ड आएगा तो हमको मारने में ईजी होगा। मैंने बोला यार ऐसा है, मैं तो ये फर्स्ट बार देख रहा हूँ कि किसी खड्डे से किसी लेपर्ड को शूट करना, ये मैंने किया नहीं है। और यदि पेड़ होता तो, क्योंकि मैं आज तक पेड़ों पे ही बैठ के लेपर्ड को मार सकता था, परंतु ये मेरे लिए नया खेल है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करो आप लोग जो गांव के और अन्य शिकारी, आप लोग इसको देखो, और क्योंकि मकसद तो सबका एक है, आदमखोर को मारना, इसलिए आप लोग इसको देखो और मैं और प्रकार से जहाँ ये रात को भागा है या गया है उस एरिया को सर्च करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग उस खड्ड में बैठ गए और उसके ऊपर से उन्होंने टिन की चद्दर लगा दी। उनके साथ एक फॉरेस्ट वाला, एक रोशन लाल भी उनके साथ उस खड्ड में बैठ गया था, क्योंकि फॉरेस्ट वाले को बिठा के वो जरूरी बिठाना था उनको, तो वो लोग बैठ गए। हम रात को जिस पोर्शन पे लेपर्ड भागा था उस पोर्शन को सर्च करने लग गए, और रात 10 बजे तक हमने उसको सर्च किया तो हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग वापस लौटे। वापस लौटने के बाद हमने खाना खाया और फिर उसके बाद हमने गाड़ी से चौरंगी खाल तक ऊपर जिस रूट से वो निकला होगा उस रूट पे पूरा सर्च किया, तो हमें कोई सफलता नहीं मिली। जब सुबह 4 बज रहे थे तभी हमें वाले सेट पे रोशन लाल बताया था कि सर मैं यहाँ खड्ड में अकेला हूँ और वो शिकारी लोग तो 4 बजे निकल गए। अरे मैंने बोला 4 बजे निकल गए तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास राइफल है? बोले मेरे पास राइफल भी नहीं। मैंने बोले बाई चांस लेपर्ड आ गया और बॉडी को ले गया तब क्या करोगे? बोला सर ऐसा तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि अब ठंड हो गई है, वो लोग उठ के चल दिए। तो मैं फटाफट नीचे गया और मैंने उसके जो खड्ड थे, खड्ड के जो चदरें थी वो चदरें हटाई, रोशन लाल को बाहर निकाला, और क्योंकि अभी अंधेरे मतलब रात खुलने में टाइम था इसलिए हम लोग वहीं पे बैठे रहे। खाली एक प्रकार से कहीं लेपर्ड, वैसे तो पता था हमको कि लेपर्ड तो आएगा नहीं, परंतु एक शक था कि कोई शियारी आ जाए, शियारी बॉडी को उठा के ले जाए, इसलिए थोड़ा देर हम वहाँ बैठे रहे। तब रात खुली तो उसके बाद वो लोग अपनी बॉडी उनको हमने दी और उसके बाद राजस्व वाले पहुँच गए थे। और हम लोग उसी समय हमें कॉल हुआ कि आप लोग ऐसा करो कि जो वाइल्ड लाइफ चीफ हैं वो कल रात यहाँ पहुँच गए हैं उत्तरकाशी में, आप लोग उनकी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उत्तरकाशी पहुँचे। तो उस समय एक संजय कुंवर यूपी के वो शिकारी दल भी वहाँ पहुँच गया था। हम दोनों शिकारी दल वहाँ पहुँचे तो नेगी जी ने हमको पूरे समझाया कि ये जो लेपर्ड है आप सोच रहे ये 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर जा रहा, हाँ केवल ब्रह्मखाल